नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे नए भारत की अगस्त क्रांति। जी हाँ, अगस्त क्रांति का नाम आपने जरूर सुना होगा। 9 अगस्त की अगस्त क्रांति आपको जरूर याद होगी। जब स्वतंत्रता का आंदोलन संग्राम चल रहा था, उसमें 9 अगस्त को स्वतंत्रता अगस्त क्रांति बुलाई गई थी, जिसमें काफी बड़ा आंदोलन हुआ था 1942 में। और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन अब नया भारत है। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अगस्त को जब वो शिलान्यास करने पहुंचे अयोध्या में, रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसका शिलान्यास करने के अवसर पर कहा कि ये नया भारत है। तो क्या नए भारत के हिसाब से नए अगस्त की क्रांति लिखी जाएगी? थोड़ा हम गौर फरमाएं तो आपको लगेगा। धारा 370 5 अगस्त 2019 को समाप्त हुई और मंदिर का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त 2020 को। और अब इससे आगे बढ़कर के क्या होगा ये भी हम आपको जरूर बता देंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाएंगे। दरअसल जब आज़ादी हमको मिली 1947 में, तब उसके अगले 47 साल तक कांग्रेस का एक छत्र राज रहा और कांग्रेस ने अपने हिसाब से देश को चलाया। लेकिन उसके बाद 1989 में जब मंदिर आंदोलन शुरू हुआ और उसके जब भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिलना शुरू हुई, वहां से जो सफर शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में जो जो चीज रखी थी, संघ की परिकल्पना के हिसाब से जो चीज हुई थी, वो धीरे धीरे अब इंप्लीमेंट होते जा रही है। याद करिए, 3 तलाक का समाप्त कर दिया गया, कानून बना दिया गया। अब ये एक कानूनन अपराध हो गया है। इसके अलावा CAA देश में लागू कर दिया गया, NPR देश में लागू कर दिया गया। तमाम चीजें जो इस तरह की थी वो समाप्त कर दी गई और देश में लागू कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें तो हो गई, जो बड़े बड़े मुद्दे थे वो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे कर दिए। RSS का जो मुद्दा एजेंडे थे वो सारे पूरे कर दिए, यानी कि 3 तलाक समाप्त कर दिया, 370 समाप्त कर दिया और अब मंदिर बनने का सारा मार्ग प्रशस्त हो चुका है 5 अगस्त को। अब इसके आगे क्या होगा, ये बड़ी बात है। तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो छूट गए हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त के लिए एक नई क्रांति बनाएगी? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 हटाया, 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास किया, 5 अगस्त 2021 को क्या कॉमन सिविल कोड हटाने का प्लान है भारतीय जनता पार्टी का? हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो खबर यही है। लेकिन इसके अलावा अगस्त क्रांति के अलावा और क्या क्या हो सकता है वो भी हम इस पर चर्चा करेंगे। अगस्त क्रांति के साथ साथ में अभी कौन से एजेंडे हैं जो संघ के बाकी हैं और क्या अब देश संघ का जो एजेंडा था वो धीरे धीरे इस देश में लागू होगा। राम मंदिर का एजेंडा पूरा हो गया है, अब मथुरा और काशी बाकी है, जिसकी धीरे धीरे सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। इसके अलावा हम और आगे थोड़ा बढ़ें तो अभी कई चीजें हैं। NPR हो गया है, लेकिन NRC अभी आना बाकी है। याद करिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है। जनसंख्या नियंत्रण बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसी जनसंख्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती रही है कि जनसंख्या के हिसाब से एक खास वर्ग की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद ये सारी दिक्कतें आती। तो क्या ये सब भी इंप्लीमेंट होगी? हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। नए भारत की अगस्त क्रांति पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तभी से उनका ध्यान भारत के ऐसे जटिल अनसुलझे मुद्दों पर रहा जिसमें उन्होंने गहनता पूर्वक विचार करते हुए बारी बारी से निर्णय लेने शुरू कर दिए।
हालांकि उनके निर्णय के बाद समाज के विभिन्न वर्गों में असहमति भी रही, लेकिन इसके बाद भी अपने निर्णय पर अटल मोदी टस से मस नहीं हुए। 3 तलाक को खत्म करने से मोदी ने जो निर्णय लेने का सफर शुरू किया, उसने रुकने का नाम नहीं लिया। मोदी ने 5 अगस्त को 3 तलाक का कानून पास करा दिया और देखते ही देखते अगले साल फिर 5 अगस्त को ही CAA पर अपना रुख साफ करते हुए नागरिकता कानून ले आए। इसके बाद मोदी ने सबसे अहम फैसला लिया, राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन का, और इसकी तारीख भी 5 अगस्त ही रखी गई। 500 सालों से मंदिर निर्माण की बाट जो रहे हिंदू समुदाय को तोहफा देकर शायद मोदी ने हिंदुत्व का कार्ड फिर से खेल दिया, जो कि सही समय पर खेला गया। लगातार नए नए निर्णयों को लेकर मोदी ने यह तो साबित कर दिया कि वाकई 5 अगस्त को लेकर कुछ तो है, और अब 2021 में 5 अगस्त को ही नागरिक कानून संहिता लाने की योजना को मूर्त रूप दिया जा रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो कांग्रेस ने एक लंबे समय तक 47 साल तक एक छत्र राज किया और अपने हिसाब से देश को चलाया। उसके बाद 15-20 साल तक करीब करीब दूसरे पार्टी के लोगों के साथ में मिलकर के सरकार बनाई और उस हिसाब से देश चला। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 बार बहुमत की सरकार बनी है, और क्या अब संघ की जो परिकल्पना थी उसके हिसाब से नया भारत बनेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मुकेश राजपूत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी। SP सिंह हमारे साथ, SP यादव हमारे साथ में जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शशिकांत पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आपका बहुत स्वागत है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके साथ साथ में हमारे साथ में ओंकार नाथ सिंह भी जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुक करेंगे मुकेश राजपूत जी का। मुकेश जी, क्या ये नए भारत की नए अगस्त क्रांति है, एक नए हिसाब से इतिहास लिखा जाएगा? मुकेश राजपूत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? और अगर आपको आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, क्या ये नए भारत का नया परिदृश्य है और अब नई तरह से अगस्त क्रांति लिखी जाएगी? मुकेश राजपूत जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है मुकेश जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही हमारी, हम रुक करेंगे ओंकार नाथ सिंह जी का। ओंकार नाथ सिंह जी, क्या ये नए भारत की नई तस्वीर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि ये नया भारत है, और क्या अगस्त क्रांति अब नए तरीके से लिखी जाएगी? तो ही घटा दिया। ये वो अगस्त क्रांति थी जिसने देश को आजाद कराया और एक नया भारत दिया, जिसमें भारत का नया संविधान हुआ और भारत उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। और आपने छोटी छोटी घटनाओं को लेके आपने इसके बराबर अगस्त क्रांति की बात कर दी। ये अगस्त क्रांति क्यों हुई थी, किस लिए हुई थी, इसका कितना बड़ा इतिहास है ये आप भी जानते हैं। और ये अगस्त क्रांति का मुकाबला कराना चाह रहे हैं इन लोगों से जिन्होंने अगस्त क्रांति में हिस्सा ही नहीं लिया था। देश की आज़ादी में ये कहीं दूर दूर तक खड़े ही नहीं थे। हिंदू महासभा और RSS और मुस्लिम लीग, ये तीनों पार्टी जो है इसके अगेंस्ट में थे। आप उस अगस्त क्रांति का मुकाबला इनके 3 तलाक से कर दे रहे हैं या मंदिर निर्माण से कर दे रहे हैं। ये वो घटनाएं हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं तो हो सकती हैं, लेकिन ये वो घटनाएं इन्होंने देश को बदल दिया, देश के इतिहास को बदल दिया। देश का इतिहास जो है, जब गांधी जी ने कहा था करो या मरो का नारा दिया था और पूरी वर्किंग कमेटी कांग्रेस की जेल गई थी, लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे दिग्गज नेता सब जेल में चले गए थे, नेहरू, पटेल, सुभाष, क्या कहते हैं ये, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, कृपलानी,
सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, ये सारे लोग जेल में चले गए थे गांधी जी की आवाज पे, और आप उसका मुकाबला इनसे करने जा रहे हैं। पहली बार 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अंग्रेजों के जो क्या कहते हैं वहां पर वाइसराय थे, भारतीय प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया, वरना हाथ नहीं मिलाते थे ये लोग। हमने वो आजादी दिलाई है। अगस्त क्रांति का अपना एक महत्व है, और उस अगस्त क्रांति के महत्व में मैं समझता हूं इसको इसके संग जोड़ के मत बहस करें, बहस अवश्य करें कि अब नया भारत जो भाजपा का है वो कैसे बन रहा है। आपकी बात में दम है कि आरएसएस जैसे चाह ये वैसे वो कर रहे हैं, ये जनता को तय करना है कि आरएसएस की बात यहाँ पर रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ओंकारनाथ सिंह जी, और हम आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखते हैं कि अगस्त क्रांति इतनी बड़ी क्रांति है, उसको उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नया इतिहास गढ़ने में माहिर है और वो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसीलिए सवाल उठा रहे हैं। मुकेश जी का रुख करेंगे। मुकेश राजपूत जी, क्या ये नए भारत की नई अगस्त क्रांति है? चलिए, अभी लगता है अभी भी थोड़ा सा ध्वनि समस्या है। डॉक्टर एसपी यादव साहब का रुख करेंगे। डॉक्टर एसपी यादव साहब, आपने काफी लंबा राजनीतिक कैरियर, आप कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश जी की सरकार में। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जैसे ओंकारनाथ सिंह जी मुझे गलत ठहरा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। सही कहा है। 9 अगस्त क्रांति का जो है तुलना या उससे बात करना, इससे जो इन्होंने भाजपा ने दिया नया भारत का नया क्रांति, अगस्त क्रांति, एकदम गलत है। देखिए, शायद नया क्रांति का तब माना जाता, कुछ आप तुलना कर सकते थे जब ये 2 करोड़ जो है 5 अगस्त को ये घोषणा कर देते कि 2 करोड़ नौकरियां जो देने का वादा किया था, वो हम 2 करोड़ नौकरी आज से देंगे बेरोजगारों को। जब ये घोषणा कर देते कि किसानों का जो आमदनी आज से दूना कर दे रहे हैं, जब ये किसानों का कर्जा माफ करने का घोषणा कर देते, जब ये महंगाई कम करने का घोषणा कर देते, जब ये जो है घोषणा कर देते कि जो चीन ने हमारे भारत सीमा पर जो अवैध कब्जा किया है उसको हम आज से हटाने का संकल्प लेते, तब माना था कि उसे तुलना कर सकते थे। लेकिन इस तरीके से जिस 9 अगस्त जो क्रांति हुई थी उसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग एक साथ खड़े थे, विरोध किया था। आज उन्हीं के लोग, उन्हीं के तथाकथित संतान जो है आज तुलना कर रहे हैं 9 अगस्त क्रांति से। अगर 9 अगस्त की क्रांति नहीं होती तो आज हम जो है आज यहां बोल नहीं पाते, आज शिलान्यास नहीं कर पाते। तो उस क्रांति की तुलना करना बहुत बड़ा अपमान है, जो है देश के जो हमारे शहीद हैं, जो देश की आजादी के लिए जो शहीद हो गए, जो जेल में गए, उनके लिए अपमान है। इसलिए हम कहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान से हिंदुस्तान चलेगा। आरएसएस के संविधान से, आरएसएस के जो है जो संगठन है उसके संविधान से नहीं चलेगा देश। इस देश में जो महात्मा गांधी ने जो आजादी की लड़ाई लड़ी, जो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, शहीद अशफाकुल्ला खां, पंडित राम विशाल बिस्मिल, ये सारे लोगों ने जो देश के लिए, आजादी के लिए जान दे दी, आज उतना उनका अपमान किया जा रहा है। और ये किसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जयप्रकाश नारायण ने जो जेल में गए थे देश की आजादी के लिए, आज उसका अपमान हो रहा है। ठीक है, और इसको हिंदुस्तान की, ठीक है डॉक्टर एसपी यादव साहब, आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। डॉक्टर शशिकांत पांडे जी, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर एसपी यादव कह रहे हैं, ओंकारनाथ सिंह जी कह रहे हैं कि आप गलत तुलना कर रहे हैं अगस्त क्रांति की, लेकिन इतिहास तो ऐसे ही लिखा जाता है ना। नया इतिहास, नया देश है, नया इतिहास है, नए तरीके से लिखा जा रहा है।
हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही सर? नहीं, मैं जी मुकेश जी, राय आपकी को बोल आवाज रहा आ हूँ, विश्वकर्मा की आवाज आ रही है हमारी? मुकेश जी, जी मुकेश जी, आपकी आवाज आ रही है। और मैं आपसे ही समझना चाह रहा था कि ये जो नए भारत की नए तरह से अगस्त की क्रांति लिखी जा रही है, इसके क्या मायने हैं मुकेश? जो क्रांति लिखी जा रही है, तो इसमें आप देख रहे होंगे जी कि जो जो विपक्ष के पास जो मुद्दे थे, वो मुद्दों को सभी समाप्त कर दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि धारा 370, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि धारा 370 हम समाप्त करेंगे, सत्ता में आए हैं। धारा 370 समाप्त कर दी गई, 35 समाप्त कर दी गई। कहा था हमने कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से भव्य राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया और जल्दी ही हम सब लोग रामलला के मंदिर में दर्शन करेंगे। बेड़ियों में जकड़े हुए भगवान राम थे, तिरपाल के नीचे भगवान राम रह रहे थे। अब आप मंदिर में उनके स्वतंत्र रूप से दर्शन कर सकेंगे। संगीनों के दायरे में हम देखते, संगीनों के दायरे में भगवान राम रहते थे, भगवान संगीनों के दायरे में नहीं रखे। अब हम सब लोग स्वतंत्र रूप से दर्शन कर सकेंगे। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान में माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर आज तक कई देश में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। और वो ऐतिहासिक निर्णय लेने से हम लोग कह सकते हैं, ऐतिहासिक निर्णयों के कारण ही एक जो राष्ट्र आगे बनेगा, वो शक्तिशाली राष्ट्र, समृद्धशाली राष्ट्र और गौरवशाली राष्ट्र निर्माण होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी हम लोगों ने राम मंदिर की भूमि पूजन किया है। आगे हम चाहेंगे इस देश के अंदर राम राज्य भी लाया जाए, और राम राज्य में कोई भी आदमी छोटा बड़ा नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, किसी हर हाथ को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को, गरीब आदमी को रहने के लिए छत मिलेगी, ठीक हर है। घर को नल मिलेगा, हर घर को जल मिलेगा। ऐसा माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी की सपना है। तो हम लोग प्रयास करेंगे पूरा समय से रहते सब चीज पूरी की जाए। जी जी जी, आपकी आवाज, जी आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। दूसरा, हम लोग बताना चाहते हैं कि इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस कोरोना पर भी आगे आने वाले समय में जो आगे साल है हमारे सामने, सबसे पहले हमें कोरोना को भी हराना है, कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है। दूसरा, कि आज आप देख रहे होंगे नई शिक्षा नीति भी लागू हो गई। हम देख रहे देश आजाद हुए 70 सालों से अधिक हो गई, लेकिन देश में हम जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति वही लागू थी। ठीक है मुकेश जी, ठीक है, आएंगे, दोबारा से आपका रुख करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर शशिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं। शशिकांत पांडे जी, आपने सारी राजनीतिक पार्टियों को सुना, क्या कहेंगे आप? जैसा कि आप जानते हैं कि स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी वो सत्ता में है और विपक्ष का अपना एक अलग रुख है, और स्वाभाविक है कि वो ये जो कार्य हो रहे हैं अगस्त के नाम पर या अगस्त के महीने पर, या एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं आपकी, वो एक ही तारीख को जो है वो जम्मू कश्मीर से का बिल पास होता है कि उसको हम 370 के तहत विशेष जो दर्जा दिए हैं उसको विड्रॉ करना हो, या फिर 5 अगस्त को ही मोदी जी द्वारा जो है वो राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया जाना हो। स्वाभाविक है कि जब उसको अगस्त क्रांति से जोड़ेंगे तो जैसा कि अन्य विपक्षी दल के नेताओं ने बोला, उस पर आवाज उठेगी और उसको हर कोई जो है इस तारीख को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करेगा। और विपक्ष की तरफ से जो आवाज जो वहां के नेताओं ने उठाई वो वाजिब है। हालांकि कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल वर्जन मैंने नहीं सुना कि वो उसको कहीं लिंक करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रही बात नए भारत के निर्माण की, शशिकांत पांडे जी, राजनीति में आप जानते हैं एक परसेप्शन का खेल चलता है। राजनीतिक पार्टियां वो कतई नहीं कहती हैं जो वो करती हैं। ये कोई, मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए कह रहा हूं ये बात। और जहां तक बात आपने कहा किसी नेता ने इसमें वो नहीं किया, मैं आपको बता दूं कि पर्टिकुलर डेट में मोदी जी जो भी करते हैं उसके पीछे उन्होंने खुद कहा कि एक पूरा कैलकुलेशन होता है। और ये भी कैलकुलेशन अब देखिए, आपने खुद बताया 5 अगस्त को 2019 को 370 35 से हटाया गया,
5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। और आगे एक और खबर आपको बता दें, शायद 2021 में आप देखेंगे 5 अगस्त 2021 में ही आप इसमें देखेंगे कि कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है। ये हमारे पास सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये नए प्रकार की अगस्त क्रांति है। भारतीय जनता पार्टी का कोई यह हिडन एजेंडा नहीं रहा है, यह उनके कायदा मैनिफेस्टो का अंग रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आगे बढ़ रही है। यह एक तिथि या एक संजोग हो सकती है या पार्टी की सोची समझी रणनीति हो सकती है, तो पार्टी के लोग ही बताएंगे। लेकिन ये उनका वाजपेयी जी के समय से भी यह उनके एजेंडे का पार्ट था कि वो चाहे वो अनुच्छेद को हटाने की बात हो या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात हो और चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, तो वो उनकी मांग थी। वो समय के साथ जब उस वक्त उनके पास मैंडेट नहीं था तो वो हाशिए पर था वह मुद्दा। चूंकि अब मोदी जी की सरकार जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ सरकार है, वो अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं और वह दिखाई पड़ रहा है। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी मांग हो रही है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि काशी और मथुरा में आगे जो है मंदिर को जो है बनाने की बात है। ये सारी चीजें इतिहास को अपने हिसाब से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि जो हमारी जो हिस्ट्री है उसको जो है वो कांग्रेस के समय में वो लेफ्ट ने एक तरह से हाईजैक कर लिया था और वो एक तरह से इतिहास को अपने तरीके से निर्मित करने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वाभाविक है कि इसको लेकर के जो है वो वैचारिक टकराव है और वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, वैचारिक टकराव है और वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, ठीक है। शशिकांत जी बने रहिए हमारे साथ में। मुकेश राजपूत जी आपके पास आएंगे। ये तो हो गई बात आपकी, आपने जो 5 अगस्त को जो करना था वो कर दिया, लेकिन आगे क्या क्या मुद्दे हैं आपके? क्या मैं आपको गिना दूं? आप उस पर थोड़ा तफसील से वो कर दीजिएगा। कॉमन सिविल कोड, जनसंख्या नियंत्रण, एनआरसी, काशी और मथुरा, क्या अगले कदम में हम ये सब देखेंगे? आपसे कहा कि भव्य राम मंदिर का हम लोगों ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और आप सब लोगों के सहयोग से भव्य राम मंदिर का शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है। अब भूमि पूजन के बाद में आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री भी कहते हैं और बार बार मैंने सुना भी है, वो कहा कि कोई भी गरीब व्यक्ति है, उन गरीब व्यक्ति को, हर व्यक्ति को आवास मिलेगा। और दूसरा ये है, हर घर को पानी, नल और जल मिलेगा और ऐसे को हाथ में काम मिले, रोजगार मिले। ये हमारा मुख्य एजेंडा रहेगा। घर घर को बिजली पहुंचा दी। मुकेश राजपूत जी, आप कहते तो ये हैं, लेकिन एजेंडा आपका दूसरा है। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, संसद में बताया कि 10 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। रोजगार देंगे, रोजगार के लिए नवीन शिक्षा नीति इसीलिए लाए हैं। इसमें कहा गया है कि हम लोग, उसमें नवीन शिक्षा नीति से रोजगार कहां से मिलेगा? और 6 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार पर डे देने की बात की थी, वो तो मिला नहीं। देखते हैं, आज आप देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो, जितने हमारे यहाँ बच्चे 50 के और इंटर या ग्रेजुएशन वाले जो भी बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और कौशल केंद्र के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण किया जा रहा है। प्रशिक्षण देके उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। उनको आप लोग मुकेश राजपूत जी, ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये बात आपने ही संसद में विपक्ष को बताई है कि 10 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। आप कौशल विकास की बात करें जी, आप लोग जो रिकॉर्ड दे रहे हैं वो 10 करोड़ जो दे रहे होंगे, जॉब खत्म हो गए, ये लोग नहीं बात दे कर रहे होंगे। राजपूत जी, वो कितने नौजवानों को रोजगार दिया है, कितने लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, कितने दिया है, कितनी सर बात बता रहे हैं आप? किसने? निर्मला सीतारमन जी ने सदन में बताया है कि 10 करोड़ आदमी रोजगार बेरोजगार हो गए हैं। मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना हो तो वही मैंने कह सकता हूँ। वैसे तो समाचार पत्रों के माध्यम से मैं बता रहा हूँ आपको जो निकला है, और ये आपका बयान है, मतलब आपकी सरकार का बयान है, हम ये पत्रकारों का बयान नहीं है, मीडिया का बयान नहीं है। मैं तो देखिए, मैं अपने जनपद को मैं जानता हूँ। हमारे जनपद में पहले बहुत से बेरोजगार नौजवान थे। जब से प्रधानमंत्री कौशल केंद्र और ITI के माध्यम से कई 3-4 ITI हमारे यहाँ है, उनसे बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और उनके कौशल के साथ उन्हें रोजगार मिल रहा है। तो लोगों को रोजगार बढ़ा है हमारे यहाँ, रोजगार घटा तो है नहीं। अब वो कहीं दूसरी जगह जो रिकॉर्ड सरकारी आंकड़े क्या है इसके बारे में बहुत जानकारी। प्रवासी मजदूर कहाँ से आ गए?
अगर रोजगार मिला है, जहां पर पूरी दुनिया ने देखा है कि करोड़ों लोग बॉम्बे, लुधियाना, अहमदाबाद, सूरत, लुधियाना, दिल्ली से करोड़ों लोग आए। अगर रोजगार आपने व्यवस्था किया जाता 6 साल। अरे वो तो कोरोना में आ गए ना एसपी सिंह जी, एसपी यादव जी, वो तो कोरोना में आ गए ना। अगर रोजगार देते तो करोड़ों लोग जो है पलायन नहीं करते। 6 साल हो गया मोदी जी को प्रधानमंत्री बने, कितना रोजगार? अरे वो तो रोजगार कर रहे, वो तो वहां काम कर रहे थे ना, काम छोड़ करके प्रवासी मजदूर बने। क्यों पलायन करते? क्यों बॉम्बे जाते? क्यों लुधियाना जाते? जो ये बता रहे हैं कि लोकल स्तर पे काम दिया गया, कोई काम नहीं दिया गया। लोगों को बेरोजगार बनाया गया। रेलवे बेचने जा रहे हैं, एयर इंडिया को बेच रहे हैं, केवल बेचने का काम किया है। यही नया अगस्त क्रांति है भारतीय जनता पार्टी का, यही क्रांति है। एक तरफ 3 तलाक हटाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जघन्य बलात्कार कांड हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश का आप आंकड़ा देख लीजिए कि रोजाना बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार के बाद हत्याएं हो रही हैं। यही जो है 3 तलाक। अरे भाई इतना बड़ा प्रदेश है। एसपी यादव जी आपकी भी सरकार थी, तब भी आप यही कहते थे बड़ा प्रदेश है जी। सारी संस्थाओं को बेच दो, ओएनजीसी को बेच दिया, इन्होंने एयर इंडिया को बेच रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, सारा बेच दो। यही क्रांति हो गई। अगर क्रांति मुकेश राजपूत जी, एसपी यादव जी सवाल पूछ रहे हैं जी। हूँ जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे हैं, इससे पूछो आपकी सरकार ने क्या किया। आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपने क्या नहीं किया? हमारी आज आपकी सरकार है। 6 साल से आप 6 साल से दिल्ली में आप बैठे हैं, 6 साल से दिल्ली में आप बैठे हैं। आप जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपकी डबल इंजन की सरकार। हमारी तो सिंगल इंजन की सरकार थी। आज डबल इंजन की सरकार है तो डबल मर्डर हो रहे हैं, ज्यादा काम किया जा रहा है और इतिहास रचा जा रहा है। डबल इंजन सरकार में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या हो गई। यही डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार यही है। एसपी यादव साहब, आपकी भी डबल इंजन की सरकार थी, आप भी केंद्र में सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी, केंद्र में सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, हम तो सिद्धांत सपोर्ट कर रहे थे। हम जो है धर्मनिरपेक्ष, इस देश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है कि धर्म से लोकतांत्रिक समाजवादी सरकार संविधान होगा, उसके आधार पे हम कोई भी सेकुलर जो है अगर हम नहीं बना पाते हैं केंद्र में, तो हम सेकुलर सरकार को समर्थन देंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हो चला, ब्रेक पर जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है एसपी यादव साहब, मजबूरी हमारे पास में एक ब्रेक पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक और कह रही है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, एक नल से सबको जल देंगे, शिक्षा नीति बना दी गई है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा और देश में एक शिक्षा होगी। 1 नेशन एक देश एक कानून पहले ही बन गया है, एक देश एक कर जीएसटी के रूप में पहले ही बन गया है, तो और क्या क्या देंगे, दूसरी तरफ ये क्या एजेंडे लागू करेंगे, चर्चा इसी पर जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount.
Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है. तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हमारे साथ में सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं. हम रुक करेंगे जरा शशिकांत पांडे जी का. शशिकांत पांडे जी, हमने जो मुद्दे गिनाए, आपको क्या लगता है सरकार का जो एजेंडा था, दो तरह के एजेंडे हैं. एक जो मैनिफेस्टो था कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार प्रतिदिन देंगे और तमाम चीजें वादा किया था, 100 नए शहर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें, क्या वो आपको लगता है पूरी हो गई हैं? प्रश्न पूछा प्रदीप जी. जैसा कि एसपी यादव जी लगातार कह रहे थे, देखिए स्वाभाविक है कि जो भी सत्ता पक्ष है वो अपनी उपलब्धियों को ही गिनाएगा और जो अगर उसकी जो कमजोरियां होंगी वो निश्चित रूप से उसको उजागर करने का काम जो है वो विपक्ष का होता है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान समय में भारत में विपक्ष की जो राजनीति है वो बहुत कमजोर है और खास तौर से जो हो गई है राष्ट्रीय हित के जो मुद्दे हैं उन पर कम से कम उनका एक अपना यूनाइटेड विजन होना चाहिए. कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी को क्वेश्चन करते हैं, अगर आप मोदी जी को क्वेश्चन करते हैं, बीजेपी की नीतियों को क्वेश्चन करते हैं, तो आपका अल्टरनेटिव विजन क्या है? तो वो चीजें कम से कम जो नेशनल इंपॉर्टेंस के भी मुद्दे हैं वो यादव जी जैसे कि मुद्दा उठा रहे थे. निश्चित रूप से बेरोजगारी एक, चाहे कोविड अभी आया लेकिन उससे पहले भी आ रहा है डाटा की 45 साल की अभूतपूर्व जो है वो बेरोजगारी है जी. इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं जो कि एड्रेस किए जाने हैं, लेकिन उस पर एक विपक्ष की जो है कोई भी एक यूनाइटेड वॉइस जो है वो नहीं आती है. यह चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, उसके पास बहुमत है, वह सत्ता में है और वो अपने एजेंडे पर काम कर रही है. उसका जो मैनिफेस्टो था, भले ही वो राम मंदिर का जहां तक प्रश्न है वो भले ही वो कोर्ट का निर्णय था और उसके माध्यम से वह हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो एजेंडे का विषय था. बिल्कुल ठीक बात. तो ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात. नहीं, सवाल हमारा दूसरा था. नहीं, सवाल हमारा दूसरा था. शशिकांत पांडे जी, सवाल मेरा दूसरा था. सवाल मेरा ये कि जो घोषणा पत्र में बातें कही गई थी, 100 नए शहर बनाएंगे, 90,000 मेगावाट बिजली आपको सोलर से मिलेगी, मतलब वो जो 2014 में सुनहरे सपने दिखाए गए थे, आपको लगता है वो सपने साकार हो पाए क्या? उसमें से धरातल पर जो है वो उतरता हुआ नहीं दिखाई पड़ा. खास तौर से युवाओं ने जो है पार्टी को वोट किया था पिछली बार भी 2014 में और 19 में भी. यूथ बहुत ज्यादा जो है वो मोदी जी को पसंद करता रहा है, उसका वोट भी मिलता रहा है. मैं CSDS आज भी पसंद कर रहा है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन जो ग्राउंड लेवल जो रियलिटी है कि जो उनको मिलना चाहिए था, जो वादे किए थे, वो चीजें जो है वो धरातल पर उस रूप में उतरती हुई नजर नहीं आती है और उस पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है. ठीक है हमारे साथ में. ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ में. एसपी यादव जी का रुख करेंगे. एसपी यादव जी, आपकी पार्टी जब थी सरकार में अभी जी, तब उस समय आपके यहाँ के बर्क साहब लगातार कह रहे हैं कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी. इसके क्या मायने निकाले जाए? सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दे देता है, लेकिन आपके सांसद इस तरह की बात कर रहे हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं. रहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला या तो आपसी सहमति से कोई निकले या तो अदालत का जो फैसला होगा. अदालत के फैसले से जब सुलझ गया मामला, नहीं, लेकिन अब अदालत के फैसले से जब सुलझ गया मामला है तो बर्क साहब क्यों उसमें टांग अड़ा रहे हैं कि मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी? समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का. तो बर्क का क्या आपका बस बर्क पर नहीं चलता क्या?
बर्फ पर आपका कंट्रोल नहीं है क्या? पार्टी का ही फेल रहा है। तो बर्क तो लगातार ये बयान दे रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव जी ने तौर पे जब भी फैसला आया तो सभी धर्म गुरुओं ने स्वागत किया, हिंदू मुस्लिम सभी ने स्वागत किया, सभी पार्टियों ने स्वागत किया। तो इसमें अब कोई विचार, इसमें कोई और बात करने की जरूरत नहीं है। बात केवल ये है कि अब बात केवल अब ये है, बात केवल ये है कि भाजपा के उसमें जाल में हम लोग नहीं फंसने वाले हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारी एक और, अरे भाजपा के जाल में आप लोग फंस गए। सुनिए, कल तक आप एसपी यादव साहब सुन लीजिए, सवाल सुनिए। सवाल ये है, जब तक आपकी सरकार थी, सुन लीजिए एसपी यादव साहब सवाल सुनिए, जब तक आपकी सरकार थी 5 KD में लगातार वहां पर तमाम चीजें अल्पसंख्यकों के साथ में होती रही। अल्पसंख्यक ये दावा करते रहे कि हमने सरकार बनाई है, उनको तमाम फायदे दिए जाते रहे। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो अपने हिसाब से चलाएगी ना। क्या उसके लिए केवल मुसलमान चलते थे? क्या हमने जो है लोहिया संस्थान बनाया? आज लोहिया संस्थान में होता है तो कोविड के मामले में, कोरोना के मामले में इनको एक अस्पताल है। ये बताओ, डबल इंजन की सरकार है, कितने अस्पताल बनवाया इन्होंने? हमने लोहिया संस्थान बनवाया, हमने जौनपुर में मेडिकल कॉलेज, सफाई में PGI बनाया, जहां पर जो है आज कोविड के मरीज भर्ती हो रहे, इलाज हो रहा है। इन्होंने 3 साल में एक PSC CSC नहीं बनाया। हमने 12 मेडिकल कॉलेज बना दिया, हमने लोहिया संस्थान बना दिया, हमने बना दिया। ये क्या, ये मुसलमानों के लिए था? उसका चला दिया, समाजवादी पेंशन दिया, लोहिया आवास दिया। जनता ने अब ये बता दीजिए, अब जनता 22 में करेगी, जनता 22 में करेगी। सरकार में भी होता था। और देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी कन्या वहां खिलाती है, तो आपको आपत्ति क्या है? तो भी नहीं बख्शा, कन्या विद्याधन बंद कर दिया। एसपी यादव साहब, आप कैबिनेट मंत्री रहे हैं, मुझे पता है आप चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से कर देते हैं। सवाल सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी के पिच पर आकर के खेल रहे हैं। आपने कहा, पहले अखिलेश जी ने कहा कृष्ण का मंदिर सबसे बड़ी मूर्ति कृष्ण की इटावा में लगेगी। अब कह रहे हैं कि परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लखनऊ में लगेगी। ये इसके क्या मायने समझे जाए? ये नया भारत है क्या? पहले डबल इंजन की सरकार बताओ, इनका स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया? इनका स्मार्ट सिटी कहाँ चला गया? ये बताओ, डबल इंजन की सरकार। आज यूपी में एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। इन्होंने कोरोना महामारी में कोई भी काम नहीं किया। इन्होंने जब मार्च में घंटी बजवाया और ताली बजवाया और कोरोना 600 से पहुंच गया, आज 20 लाख क्रॉस कर गया। आज उसे ध्यान हटाने के लिए शिलान्यास कहीं कर रहे हैं, कहीं पर जो है हेलीकॉप्टर फूल वर्षा कर रहे हैं। इससे नहीं चलेगा। आप बताओ, कोरोना महामारी रोकने के लिए क्या आपने किया है? क्या आज इनके क्वारंटीन सेंटर में भूखों लोग मर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है क्वारंटीन सेंटर के नाम एसपी यादव साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। ओंकार नाथ सिंह जी का रुख करेंगे। ओंकार नाथ सिंह जी, आपकी पार्टी भी सत्ता में थी या नहीं थी? ठीक है एसपी यादव साहब, आपको पूरा मौका देंगे और दिया भी है। ओंकार नाथ सिंह जी, आपकी पार्टी सत्ता में रही हो या ना रही हो, आपने भी लगातार अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण का काम किया। 4% उनको रिजर्वेशन देने की बात की। इसके अलावा साथ में आपके यहाँ भी रोजा इफ्तार लगातार बड़े होते रहे, लेकिन कोई भी हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू तीज के हिसाब से काम नहीं हुआ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ ये बात? थोड़ा उस पर बात कर ले। नए भारत की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो नए भारत की बात, मैं नए भारत की बात कर रहा हूँ। नए भारत चेंज हो रहा है। नीति की बात की जी, और भी 2-3 चीजों की बात की। देखिए, इस सरकार ने अभी तक नए भारत में जितनी चीजें इंट्रोड्यूस की हैं सब बेकार। इन्होंने नोटबंदी की, उसका बुरा असर देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। इन्होंने GST किया। सर मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले, फिर बोल लीजिएगा। GST इन्होंने लागू की। GST टोटल फ्लॉप कर गई, राज्यों का हिस्सा तक ये नहीं दे पा रहे हैं और राज्य की दशा में पहुंच गए हैं। इसका आप अंदाज कर लीजिए।
रेलवे को मेन फाइनेंस बजट में इन्होंने इस्तेमाल किया, रेलवे को बेचने की नौबत आ गई है। 370 इन्होंने धारा समाप्त की, साल भर हो गया, अभी तक चुनाव नहीं करा पाए हैं। और अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पर यूनियन टेरिटरी रहेगी या फिर से स्टेट बन जाएगा, ये भगवान जाने क्या है। अभी सदन में इसकी अनुमति नहीं हो पाई है। तो ये जो भी चीज कर रहे हैं वो टोटल इनके खिलाफ जा रही है और इसके लिए इनको जनता को देखना पड़ेगा। इन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की, 5+3+3+4 ये इन्होंने लागू की। अभी तक 10+2 में क्या होता था, जो लड़के मेहनत से इम्तिहान देते थे, गिना रहे हैं, लेकिन जनता तो लगातार जिता रही है ना। इंजीनियरिंग डॉक्टरी में जाते। ओंकार नाथ सिंह जी, आप मेरी एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी ने बनाई। 2017 में उत्तर प्रदेश में 325 विधायक, याद करिए 325 विधायक लेकर के भाजपा की सरकार बनी। 2019 में आपको याद होगा कि 303 सांसद लेकर के सरकार बनाई। सरकार नहीं बनी तो जनता तो सहयोग कर रही है ना। अगर जनता इस पर खुश है कि हमको, हाँ, तो जनता तभी चुनती है जब उसके काम होते हैं। खुश है कि हमको रोजगार नहीं चाहिए तो हमें कुछ नहीं कहना है। जनता इस पर खुश है कि हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं कहना है। जनता इस पर खुश है कि लॉ एंड ऑर्डर बुरी हालत में हमारे बच्चे अपहरण हो, हत्या हो, हमें कुछ नहीं कहना है। जनता इस पर खुश है कि हमें क्या कहते हैं, राज्य का विकास नहीं चाहिए, जीएसटी चूल्हे भाड़ में जाए, हमें कुछ नहीं कहना है। ये तो जनता ही तय करेगी ना। हम कहा कह रहे हैं जनता नहीं तय कर रही है। अच्छा, ये ऐसी ऐसा ओंकार नाथ सिंह जी, नहीं, जनता जब मोहर लगा दे तो काम सही है। ओंकार नाथ सिंह जी, एक सवाल सुन लीजिए, सुनिए एक सवाल सुनिए। सवाल ये है कि पहले आप लोग यहाँ पर रोजा इफ्तार करते थे, अब आप लोग विष्णु भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए, शिव भक्त हो गए, हनुमान भक्त हो गए, राम भक्त हो गए। तो ये नए भारत की नई तस्वीर है ना। कब राम भक्त नहीं थे? क्या इंदिरा गांधी मंदिर नहीं जाती थी? क्या मंदिर नहीं जाते थे? आपने क्या कभी कोई पूजा अर्चना की अपने कार्यालय में? वोट नहीं मांगते थे, लेकिन कहाँ नहीं जाते थे? के नाम पर तो वोट मांगते थे। रोजा इफ्तार के नाम पर तो वोट मांगते थे, हिसाब से अपने यहाँ होली मिलन करते थे। रोजा इफ्तार के नाम पर तो करते थे। और एक बात जान लीजिए, जो घर में कमजोर होता है उसको जरा ज्यादा लाड़ प्यार किया जाता है, और जो घर में मजबूत होता है सब मान के चलते हैं ये तो अपना सब कर ही लेते। और अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो घर नहीं चला पाएंगे। ज्वाइंट फैमिली नहीं चलाए हैं ना। ज्वाइंट फैमिली रहते आप और घर के मालिक होते तो आपको पता चलता ज्वाइंट फैमिली कैसे चलती है। अपने बच्चे को कम पढ़ाया जाता था और भतीजे भाई के बच्चे को ज्यादा पढ़ाया जाता था ताकि वो आगे बढ़े। और जिस दिन अपने बच्चे को पढ़ाने लगे, लोग हैं जो सबल थे वो कमजोर हो गए हैं, इसीलिए आप उनके साथ खड़े हो गए हैं। और सब प्रेम मोहब्बत को अगर आपने मान लिया कि इसको आप कर रहे हो और संख्या कर रहे हो, वोट के लिए कर रहे हो, भयभीन हो ना प्रीत। मोहब्बत ऐसे नहीं आती है, भय से प्रीति आती है। रामचंद्र जी का वो याद कर लीजिए जब उन्होंने नहीं दिखाया जाता है। और आप भय से प्रीत हो तो सरकार से कहिए बच्चों को मारना शुरू करे स्कूल में। क्यों मारने प्रतिबंध लगा दिया है? क्यों मुर्गा बनाने प्रतिबंध लगा दिया? हम लोग तो बचपन में थे, मारे जाते थे। अब आप लोगों ने नियम पारित करा दिया है। ओंकार सिंह जी आएंगे तो मुकेश जी से थोड़ा सवाल कर ले। मुकेश राजपूत जी, सवाल विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। आपने ये तो बताया नहीं था कि हम रेलवे का निजीकरण करेंगे या LIC का निजीकरण करेंगे या जो हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट है उनका निजीकरण करेंगे। आप तो लग गए निजीकरण करने में। काम है आरोप लगाना। तो विपक्ष के लोग आरोप लगा कितना बढ़िया, जैसे नोटबंदी का कहा, नोटबंदी कार्य साबित हुई जिसमें बड़े लोग रो रहे थे और छोटे लोग बड़े खुशी से हंस रहे थे। राजपूत साहब, लोग देखिए नोटबंदी से आप बड़े लोगों ने 18,000 लाख करोड़ रुपया आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 18 लाख करोड़ से ज्यादा जमा हो गया। नहीं, किसी भी गरीब आदमी को नोटबंदी से 1 इंच भी कोई तकलीफ नहीं हुई। नोटबंदी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई जिनके पास काला धन, उन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई। दूसरा नीरव मोदी को नहीं प्रॉब्लम हुई। आपने उनकी रेलवे सुन लीजिए,
मैं आपकी बात ये राजपूत जी, नीरव मोदी, विजय माल्या की बात कर रहे हैं, उनको नहीं परेशानी हुई। रेलवे की भी सुन लीजिए, रेलवे में भी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा था, जहां तक रेल की कल्पना नहीं आप कर सकते थे, वो रेल को वहां तक रेल पहुंचाने का काम हुआ। जितनी तेजी से रेल का काम हो रहा, काम चल रहा है, नई नई रेलें, बुलेट ट्रेन के प्रोग्राम थे, आपके जमाने में भी चलाने आई है, बात कोई यही तो कर रहे हैं। आपने नहीं बढ़ाया है। आपको लग रहा है, आप अपने कार्यकाल के उद्घाटन देखिए, आपके प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री बने, उनके भी अभी कार्यकाल पूरे नहीं हुए थे, वो भी काम पूरे नहीं आप कर पा रहे। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट मैंने देखे हैं कि वो पूरे किए गए, तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी सरकार फीता काटने में उस्ताद है भाई। आप स्टेशन देखिए, जाके स्टेशन का हर स्टेशन चमक रहा है। आपने कोई प्रोजेक्ट बड़ा बनाया हो जो अभी आपने सफाई मिल रही है, ट्रेनों की संख्या बढ़ी है, जो जनसंख्या बढ़ रही है। मुकेश राजपूत जी, ओंकारनाथ सिंह जी, मुझे एक सवाल पूछना है मुकेश जी से। मुकेश राजपूत जी, आप एक ये समझ लीजिए, देश इस समय कोरोना की महामारी से गुजर रहा है और 62,000 हम विश्व में नंबर 1 हो गए एक दिन में, इतने ज्यादा संक्रमित मरीजों के आने के कारण। भाई एसपी यादव साहब जो सवाल नहीं, किराया जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए उस हिसाब से किराया कोई ज्यादा नहीं बढ़ा। जनता आसानी से वहन कर सकती, उतना किराया बढ़ाया गया। पिछले 20 साल से क्यों नहीं बढ़ा था? पिछले 20 साल से नहीं बढ़ा था जी। सवाल सुनिए, सुनिए ओंकारनाथ सिंह जी, राजपूत जी, भाई राजपूत जी, सवाल ये है, हम विश्व में नंबर 1 हो गए कोरोना के मामले में। एक दिन में सबसे ज्यादा मरीजों के आने के कारण 62,000 से ज्यादा केसेस आए हैं, हम नंबर 1 हो गए हैं जी। अरे सुनिए यादव जी, हमारे विश्व में जी हम लोगों की क्षेत्रफल देखा जाए, हिंदुस्तान का क्षेत्रफल देखा जाए, उस हिसाब से हम चाइना से भी, चाइना हमारी 130-135 करोड़ की हमारी आबादी हिंदुस्तान की है। चाइना की आबादी लगभग 160 करोड़। चाइना ने बहुत बीमारी शुरू हुई थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। हमारे क्षेत्रफल हमारे से चाइना का कम से कम 8 गुना 7 गुना बड़ा है जी। आप मेरी बात सुन लीजिएगा। दूसरा ये है कि ये बीमारी जो है हमारे भारत में भी पूरी एक तरह से कंट्रोल में है, लेकिन जो हमारे यहाँ जो जनसंख्या जिस तरह से हमारे यहाँ की ज्यादा है, नहीं, आपने क्या उपाय किया उसकी भी तुलना कीजिए ना। हम लोगों के पेशेंट ज्यादा निकल रहे हैं और बराबर इस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है और बार बार कहा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, दूसरा मास्क का उपयोग करिए। ठीक है, ठीक है। क्या उपाय किया हमने कोरोना महामारी को रोकने के? कौन सा उपाय किया वो भी तो बताइए। अगर उपाय करते तो इतना बढ़ जाता, 21 दिन में 10 लाख मरीज बढ़े। अरे विश्वकर्मा जी, आप कोरोना महामारी को अरे सुन तो लीजिए, डिस्टर्ब करते, आप सुनते तो है नहीं। आप नहीं, पूरा विश्व कह रहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कोरोना महामारी को बहुत अच्छे ढंग से डील किया। हमने अपने यहाँ नहीं, पूरे विश्व को जहां पर भी जो हम लोगों ये भी कह रहा है कि सबसे और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हमारे इंडिया में इतनी कम मौतें कैसे हो रही हैं, इसका रहस्य मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है मुकेश जी, आपकी आवाज में कुछ जी, ठीक है मुकेश जी, आपकी आवाज में कुछ जी जी आएंगे, आप दोबारा से आपके पास में आएंगे जी। और जिस हर आदमी का घर खाना बने, ठीक है, ठीक है, इसके लिए खाद्यान्न भी दुर्भाग्य मुकेश राजपूत जी, आजादी के 73 साल हो गए, आज तक हम लोग ना शुद्ध पानी दे पाए लोगों को, ना भरपेट खाना दे पाए, एनीमिया के शिकार हैं लोग
और ना ही कपड़ा छत दे पाए। तमाम दावे, तमाम वादे किए गए, पिछली सरकारों ने किया। जी शशिकांत पांडे जी का रुख करेंगे। जी शशिकांत पांडे जी, जी ये जो मुद्दे मैं गिना रहा हूँ, अब एनपीआर और सीए तो हो गया, अभी एनआरसी आना बाकी है। जी कॉमन सिविल कोड, जैसा कि हमारे पास खबर है कि 5 अगस्त 2021 आएगा। उसके अलावा काशी मथुरा बाकी है, 3 नहीं 3000 चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण, क्या आपको लगता है कि ये सब इसी एक साल में सब कुछ हो जाएगा? कर सकते थे। इसके तो जितने नेता कह रहे 4-4 बच्चे नहीं करेंगे सर, आप चिंता मत करिए, करेंगे वो लोग। अरे उनके नेता लोग कह रहे हैं कि हर हिंदू 5-5 बच्चे पैदा करे। जितने नेता उनके हैं, आप कह रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण करेंगे। ठीक है शशिकांत पांडे जी, इनके कथनी करने में फर्क है भाजपा के। शशिकांत पांडे जी जी, पार्टी उसका, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, उनका अपना एजेंडा है और उस एजेंडे पे वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने की, बहुत आगे वो कर रहे हैं। और ये तो नहीं कह सकते कि वो अगले साल भर में वो लागू कर लेंगे या नहीं लागू कर लेंगे, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि मोदी जी की जो सेकंड इनिंग है, वो जो ये जो चाहे वो कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, चाहे वो एनपीआर की बात आपने की, या अन्य जो मुद्दे हैं, वो बिल्कुल वो कोशिश करेंगे कि हम जो है उसको लागू करने की और पूरा करने की करें। स्वाभाविक है कि ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है इसकी आड़ में, लेकिन सवाल ये उठता है इसकी आड़ में कहीं जो अच्छे मुद्दे वो पीछे तो नहीं छूट जाएंगे ना? बेरोजगारी का मुद्दा, 30 रुपए पेट्रोल का मिलने का मुद्दा, सबको घर मिलने का मुद्दा, वो कहीं पीछे तो नहीं छूट जाएंगे ना? आपको लगता है? ये परिचर्चा में भी देख सकते हैं कि हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो मंदिर का मुद्दा, अपनी चर्चा में कहा, विपक्ष जो है वो उनके कंफर्ट जोन में जाकर के अगर वो उनके संग इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा, इंगेज करेगा, जैसे कि चाहे वो अभी केजरीवाल ने दिल्ली में हनुमान जी के मंदिर की बात करी, अभी आज जो आपके ही चैनल पे मैंने न्यूज देखा कि वो परशुराम जी की मंदिर की बात समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुत सारे ऐसे प्रेसिंग इश्यूज हैं और जिनको मुद्दा बनाया जा सकता है। बेरोजगारी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा हो सकते हैं, भ्रष्टाचार, महंगाई और तमाम की मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई बातें हैं। लेकिन सब ठीक है, वापी के बाद ओमकारनाथ सिंह जी, आप आ रहा हूँ वापी के बाद कमेंट लेने के लिए, लेकिन आपके के पास आ रहा हूँ फाइनल कमेंट लेने के लिए। जी बताइए। जी के लिए सरकार जिस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ था, नेहरू जी ने कुछ सिस्टम बनाया था और उसमें उन्होंने ये तय किया था कि हम एम्स बनाएंगे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, भाभा केंद्र बनाया उन्होंने जहां एटॉमिक एनर्जी की बातचीत हुई, भेल बनाया उन्होंने, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंडस्ट्रीज बनाई जहां पर एक भी सुई की फैक्ट्री तक नहीं थी यहाँ पे, और ये सब चीजों को उन्होंने बनाया बराबर करके। ऐसे अगर विकास की तरफ बढ़ते हुए ये अपने एजेंडों को भी लागू करते रहते तो शायद मैं समझता हूं इनको सफलता मिलती। लेकिन अब जनता बहुत समझदार हो गई है, उसको रोजगार चाहिए, उसको विकास चाहिए, उसके व्यापारी को व्यापार करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीजें इनके हाथ से धीरे धीरे निकलती जा रही हैं। इन मुद्दों को, जो ये आधार मंदिर का मुद्दा हो गया, चाहे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, ये बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं। अगर 370 कश्मीर में खत्म हुआ तो उत्तर प्रदेश को क्या फायदा हुआ? सवाल तो इस बात का है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और विकास की तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक ये चाहे जितनी मेहनत कर लें, इनका कुछ होने वाला नहीं है। समय की बात होती है, समय होत बलवान। एक बार जनता ने इनको दिया है मौका, आगे देखिए क्या करती है जनता। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एसपी यादव साहब, आपका फाइनल कमेंट। क्या आप भी मंदिर के मुद्दे पर एक साथ हो लिए हैं? कृष्ण भगवान की मूर्ति लगाएंगे, परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, तो अब क्या अल्पसंख्यक से निकल करके बहुसंख्यक की ओर आप दौड़ लगा रहे हैं? पे चल रही बाबू जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम चाहते हैं कि गरीब जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब है, उसके झोपड़ी में रोशनी पहुंचे, उसकी भुखमरी दूर हो, समान शिक्षा हो और सबके लिए जो है काम हो, जो बेरोजगार है उनके हाथ को काम मिले, महंगाई दूर हो। इनका जवाब दे दें कि तेल का दाम, कच्चे तेल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो रहा है और इनका रेट बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम। इसका जवाब देना चाहिए।
आज बलात्कार, हमारी बहनों के बलात्कार हो रही, बच्चियों के बलात्कार करके मार दिया जाता है। आज उत्तर प्रदेश में पुलिस वाले मारे जा रहे हैं। एक भी इन्होंने अस्पताल नहीं बनाया। हम चाहते हैं अस्पताल बने। हमारी अखिलेश जी ने जो है लोहिया इंस्टीट्यूट बनवाया, पीजीआई बनाया जो है सैफई में, 12 मेडिकल कॉलेज बनाया। आज उसकी बात होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ में। शशिकांत जी का रुख करें। शशिकांत पांडे जी, आपको क्या लगता है कि विपक्ष तो हमला कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही, राजनीतिक सफलता भी मिल रही। क्या लगता है कि बाकी चाहे मुद्दे पीछे छूट जाएं, बेरोजगारी का मुद्दा हो या गरीबी का मुद्दा हो, लेकिन इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ मिलते रहेंगे? से जुड़ा हुआ विषय है, चाहे भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, उसके साथ जनता को जोड़ना बड़ा आसान होता है। और चूंकि स्वाभाविक है कि भारत में जो है वो एक जो हिंदू समुदाय है उसकी आबादी बहुत ज्यादा है, तो जब उस तरह के कोई भी इस तरह से भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे होंगे और जो चर्चा करेगा तो उससे जो है उसका झुकाव होगा। लेकिन जैसा कि ओंकार नाथ जी ने कहा कि आप इस तरह के मुद्दों के सहारे बहुत लंबे समय तक राजनीति नहीं कर सकते। और एक चीज है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसीलिए जो बहुत सारी जो उनकी योजनाएं थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना और तमाम जो विकास की योजनाएं थी या लोगों के खातों में पैसे जाने की, वो तमाम वो सारी समस्याएं थी। पिछला जो चुनाव हुआ 2020 डेट आया और ये ऐसा लगा था कि नहीं, इस बार तो अब इनकी उत्तर प्रदेश में विशेषकर जो है इनकी सीटें जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ जो भी विकास से जुड़े हुए जो पार्टी की जो स्कीम थी वो जनता तक कुछ पहुंची और उन्होंने जो है उनको वोट किया। लेकिन ये पीसमिल एफर्ट से या जो टुकड़ों में जो किया गया प्रयास है, उससे जो है वो लंबे समय तक वो बात नहीं बन सकती है। अगर वाकई पार्टी को लंबे समय तक में रहना है, नए भारत का भारतीय जनता पार्टी का सोचती है उसे पुनर्निर्माण करना है, तो उसे जो जनता से जुड़ी हुई जो बुनियादी मुद्दे हैं, जो इश्यूज है, जो कि बड़ी आबादी को जो है वो करते हैं और भारत को आप वैश्विक पटल पर वाकई अगर देखना चाहते हैं तो आपको जनता से जुड़े हुए इन बुनियादी मुद्दों का सर्वप्रथम समाधान करना होगा। तभी जो है आप लंबे समय तक जो है वो सत्ता में बने रह सकते हैं। वरना सत्ता में जनता लाती है और जनता जो है वो शिखर से नीचे उतार देती है। शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक नए भारत की नई तस्वीर बन रही है और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो एजेंडा था वो पूरी तरीके से देश में लागू कर रही है और तमाम चीज़ें पहले ही लागू हो चुकी हैं और काफ़ी कुछ किया जाना बाकी, जो हमने आपको फहरिस्त गिनाई। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगले कुछ सालों में वो भी इसमें इम्प्लीमेंट कर देगी। लेकिन शशिकांत पांडे जी जो कह रहे हैं कि अगर बुनियादी मुद्दों को सही एड्रेस नहीं किया गया तो लंबे समय तक सरकार नहीं चला सकती है, लंबे समय तक सरकार नहीं बनाया जा सकती है। इस बात का भारतीय जनता पार्टी को भी ख्याल रखना होगा कहीं ना कहीं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।